नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी हमें भेजी है आकाश जी ने। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रेवा, तुमने अपना सामान पैक कर लिया? हमें निकलना है। हाँ माँ, बस हो गया, रेवा ने कहा। रेवा और उसकी माँ आज शायद 50वीं बार शहर से दूर शहर में शिफ्ट होने जा रहे थे। रेवा को अब इन सब की आदत पड़ चुकी थी। अंततः वह अब कुछ ना पूछती थी। उसका एक भाई भी था जिसने लगभग 2 साल पहले आत्महत्या कर ली थी, टेरेस से कूदकर। उसे अब तक यह समझ नहीं आया था कि आखिर उसके भाई ने ऐसा किया क्यों। माँ अब उस बारे में कोई बात ना करती थी। बात छेड़ने पर गुस्सा हो जाती थी। पर अब भी रेवा यह जानना चाहती थी कि आखिर उस रात उसके भाई के साथ आखिर हुआ क्या था। रेवा, क्या कर रही हो? माँ की आवाज ने झकझोरा। आ रही हूँ, रेवा बोली। अब वे अपने दूसरे शहर के सफर पर निकल पड़े। रेवा बोर हो रही थी तो सोचा थोड़ी देर सोशल मीडिया पर कुछ खंगाल लिया जाए। कुछ देर तक नेट सर्फिंग करने के बाद रेवा ने सोचा जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ के बारे में कुछ जानकारी ले ली जाए। यह सोचकर उसने उस जगह का नाम सर्च पर डाल दिया। वाओ, ये जगह तो अमेजिंग है। यहाँ तो एडवेंचर्स के लिए बहुत कुछ है, रेवा खुशी से बोली। पर तभी उसका ध्यान एक आर्टिकल पर गया जो उस जगह से जुड़ा हुआ था। विस्थान, यहाँ से कई बच्चे गायब होते जा रहे हैं। कईयों की लाशें मिली हैं और कई अभी भी गुमशुदा हैं। अभी तक केवल इतना पता चला है कि उन सभी में केवल एक बात, उन सभी ने एक ही तरह की धुन सुनी थी जो उन्हें किसी सोशल साइट से मिली थी। रेवा ने जब यह आर्टिकल पढ़ा तो उसकी घिघी बंद हो गई। उसने यह बात माँ को बतानी चाहिए पर बता ना सकी। दोपहर के वक्त वे वहाँ पहुँचे। चारों ओर बड़ी शांति थी। तभी रेवा ने देखा कि एक लड़का जो उसी की उम्र का था खिड़की से झांककर उसे देख रहा था। रेवा ने अभिवादन किया पर उसने कुछ ना बोला और फिर गुस्से से उन्हें घूरने लगा। रेवा को वह कुछ अजीब लगा। रेवा, सामान उठाने में मेरी मदद करो, उसकी माँ बोली। हाँ माँ, अभी आई, कहकर वह उनकी मदद करने लगी। तभी उसी घर में से एक महिला बाहर आई और उन्होंने रेवा और उसकी माँ को अभिवादन किया। हम भी आपकी मदद करते हैं। जी आप? रेवा की माँ बोली। हम आपके पड़ोसी हैं और इस जगह केयर टेकर भी। जी अच्छा, रेवा की माँ एक फीकी हंसी हंसी। जी मेरा नाम चित्रा है और हम यहाँ रहते हैं, कहकर चित्रा ने उस घर की ओर इशारा किया जहाँ से रेवा को वो लड़का दिखा था। रेवा उनसे पूछ बैठी, आंटी जी वो लड़का कौन है जो आपके घर में रहता है? कौन लड़का? चित्रा बोली। रेवा को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। आंटी जी, मैंने उसे आपके घर में उस खिड़की के पास खड़े देखा है। वो हमें गुस्से से घूर रहा था। ऐसा नहीं बोलते, रेवा की माँ बोली। बेटी, मैं उस घर में अकेली ही रहती हूँ और कोई नहीं है मेरे अलावा वहाँ। आप लोग आइए मेरे यहाँ, कहकर वह चली गई। पर अगर वहाँ उनके अलावा अगर कोई नहीं रहता तो वो कौन था? शहर में बच्चों के आत्महत्या करने के मामले बढ़ गए हैं, इंस्पेक्टर बोले। जी साहब, ये किस तरह की अजीब धुन है जिसे सुनकर ये बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं? इंस्पेक्टर ने कहा। साहब, हमें कुछ बातें पता चली हैं जिससे इस घटना का संबंध हो सकता है, हवलदार बोला। बताऊं साहब, जितने भी बच्चों ने आत्महत्या की है उन सभी को एक गेम की बड़ी लत थी। सभी उस गेम में रात दिन घुसे पड़े रहते थे और ये धुन भी उन सभी को ऐसे ही किसी ने गेम खेलते वक्त भेजा था। कौन सा गेम है ये? इंस्पेक्टर बोले। साहब, कुछ विच क्राफ्ट नाम था। इसमें काले जादू को करने और शैतान को बुलाने का टास्क पूरा करना होता है। ये गेम युवाओं को बहुत भा रहा है। कुछ भी? इंस्पेक्टर बोले। ये आज की जनरेशन जो भी वाहियात है वह इन युवाओं में हमेशा किसी तरह फेमस हो ही जाती है। चलो, कुछ तो पता चला आखिर। रेवा के मन में बार बार यह ख्याल आ रहा था कि आखिर चित्रा आंटी के घर पर वह लड़का कौन था जो उन्हें गुस्से से घूर रहा था।
सारा सामान अंदर आ चुका था, पर तब तक रात भी हो चुकी थी। तभी चित्रा आंटी आई और हमसे बोली कि आज रात का खाना आप हमारे साथ कर लीजिए। रेवा की माँ भी खुशी खुशी मान गई। रेवा ने सोचा शायद इसी बहाने उस लड़के के बारे में कुछ पता चल जाए। अब वे चित्रा आंटी के घर चले गए। आंटी जी, आप यहाँ अकेली रहती है? घर बहुत बड़ा था। नहीं बेटी, ये हमारा पैतृक निवास है। अब कोई नहीं रहता यहाँ, सभी दूर शहर चले गए। अब केवल मैं ही यहाँ रहती हूँ। जी, रेवा की माँ बोली। खाना कैसा बना है? बढ़िया है आंटी, रेवा बोली। तो और लो ना बेटी। नहीं आंटी, बस। रेवा को उस लड़के के बारे में कुछ मालूम नहीं चल पा रहा था। तभी उसने सोचा, आंटी क्या मैं आपका घर देख सकती हूँ? वाई नॉट, चित्रा बोली। पर जरा संभाल कर ऊपर वाले रूम के पास मत जाना, वहाँ बहुत गंदगी है। रेवा ने नीचे का सब कुछ देख लिया था। उसे उस लड़के से संबंधित कुछ ना मिला था। अब केवल ऊपरी मंजिल का रूम शेष था। क्या किया जाए सोचकर वह उस रूम की ओर बढ़ी। पर यह क्या? ऊपर के रूम के पास पहुंचने पर उसने देखा कि उसके चारों तरफ जाले लगे हुए थे और एक अजीब सी बदबू भी आ रही थी। और रूम के डोर पर बड़ा सा पुराने जमाने का ताला लगा हुआ था। रेवा झल्लाते हुए वापस पलटी। तभी उसके पीछे हल्की सी सरसराहट हुई। उसके साथ ही उस बनी रूम से हल्की सी हवा का झोंका आया, जिसमें चली जाओ का धीमा शोर शामिल था। रेवा बुरी तरह घबरा गई। वह जोरों से नीचे उतरने लगी, पर उसके साथ ही कोई और भी उतरने लगा। उसे इसका एहसास हो चुका था कि उसने अनजाने में बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। वह चित्रा आंटी से टकराते टकराते बची। क्या हुआ रेवा? उसकी माँ बोली। रेवा ने कहा कि ऊपर वाले रूम में कुछ है क्या? तुम वहाँ क्यों गई? मैंने बोला था ना, चित्रा आंटी बोली। वह कुछ भयभीत लग रही थी। फिर कुछ सामान्य होकर बोली, वहाँ बहुत गंदगी है बेटी, कई दिनों से कोई नौकर भी नहीं आया, नहीं तो मैं तुम्हें मना ना करती। रेवा, अब हम चलें? उसकी माँ बोली। जी माँ, रेवा बोली। अच्छा बेटी, फिर कभी और आना, चित्रा आंटी बनावटी हंसी के साथ बोली। जी आंटी, अब हम चलते हैं, रेवा बोली। चित्रा आंटी उन्हें उनके जाने तक देखती रही। रेवा ने उस खिड़की की ओर देखा। उसे अब भी वो लड़का दिख रहा था जो अपराध बोधवश उसे देख रहा था। तभी उसने एक बोर्ड खिड़की के सामने रख दिया, जिस पर लिखा था, मुझे बचाओ उससे। यहाँ आसपास किसी के घरों में बच्चे क्यों नहीं दिखते? रेवा की माँ बोली। और आसपास के साइबर कैफे भी हमेशा बंद ही रहते हैं। नेटवर्क प्रणाली का तो क्या कहना, जगह जगह पर जैमर लगाए गए हैं। ऐसा क्या है यहाँ? तभी किसी ने डोर बेल बजाया। रेवा ने जाकर डोर खोला। इंस्पेक्टर और हवलदार खड़े थे। कोई बड़ा है आपके साथ? इंस्पेक्टर बोला। जी कहिए, रेवा की माँ बोली। जी हम रेगुलर इंस्पेक्शन के कारण यहाँ आए हैं। हवलदार बोला। क्या आप लोग यहाँ नए हैं? पहले तो कभी नहीं देखा आप लोगों को। जी हम यहाँ नए हैं, रेवा की माँ बोली। आज ही आए हैं। फिर कुछ डिटेल्स देने के बाद इंस्पेक्टर ने रेवा से पूछा कि बेटी, क्या आपको किसी तरह की गेमिंग का शौक है? नहीं इंस्पेक्टर अंकल, पर यहाँ जैमर क्यों लगाए गए हैं? इनकी वजह से हमें बड़ी परेशानी हो रही है। हाँ जी, रेवा की माँ बोली। ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। तभी रेवा को वो आर्टिकल याद आया जो उसने यहाँ आने से पहले देखा था, और वही सब बातें इंस्पेक्टर ने भी रेवा की माँ को बता दी, जो वह उन्हें बताना नहीं चाहती थी। यह सब सुनकर रेवा की माँ परेशान हो गई। आप घबराइए मत, हम जल्द ही उस क्रिमिनल को पकड़ लेंगे, कहकर इंस्पेक्टर चले गए। रेवा अब सोचने लगी कि यहाँ ऐसा क्या हो रहा है, आखिर क्यों कोई इन बच्चों के पीछे पड़ा है। रेवा, चलो जाकर सो जाओ। ओके माँ। रेवा ने ऊपर का कमरा अपने लिए पसंद कर लिया था। वहाँ वो रात को टेलीस्कोप से दूर आसमान में ग्रहों व तारों को देखा करती थी। रेवा अब भी अपनी धुन में मगन थी। तभी उसकी नज़र चित्रा आंटी के ऊपर वाले कमरे की खिड़की पर पड़ी। वह लड़का फिर से उसी खिड़की के पास खड़ा था। उसने फिर से एक बोर्ड उठाया जिस पर लिखा था, मुझे बचाओ उससे, वो मुझे मार डालेगी। रेवा थोड़ी देर सोच में पड़ी रही कि अगर उसने जोर से चिल्लाया तो चित्रा आंटी भी जाग सकती हैं। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने अपने पास रखे एक बोर्ड के टुकड़े पर कौन हो तुम लिखकर खिड़की के सामने कर दिया। वह लड़का थोड़ी देर उसे एक टक देखता रहा
और फिर ज़ोर ज़ोर से खिड़की पर अपने आप को मारने लगा। रेवा ने एकदम से चिल्लाकर अपनी आंख बंद कर ली। कुछ देर बाद जब उसने फिर आंखें खोली तो उस खिड़की के पास कोई नहीं था। वह चुपचाप अपने बेड पर आकर सो गई। उसने दोबारा अपने कमरे की खिड़की की ओर नहीं देखा जहां से वो लड़का उसे घूर रहा था। उसने उसके बेड के पास एक बोर्ड रखा और गायब हो गया। सुबह सुबह रेवा जब उठी तो उसका ध्यान उस बोर्ड पर गया जिसे उस लड़के ने उसके पास रखा था। मेरा नाम विराज है, मैं पहले इसी घर में रहता था, मुझे उस चित्रा राज से बचाओ। उनका इन सभी बच्चों के गायब होने से संबंध है। वो काला जादू करने वाले किसी को जानती हैं, उसी ने मुझे वहाँ कैद कर कर रखा है, मेरी मदद करो। रेवा यह सब जानकर चौंक गई। यह क्या हो रहा है यहाँ? रेवा वो बोर्ड लेकर इंस्पेक्टर के पास गई। कौन हो बेटी आप? इंस्पेक्टर ने पूछा। जी मेरा नाम रेवा है, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोलो, इंस्पेक्टर ने कहा। तब रेवा ने सारी कहानी उन्हें सुनाई और वो बोर्ड उन्हें थमा दिया। बेटी आपकी कहानी तो अच्छी है पर इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। जाओ और हमें तंग मत करो, हम ऐसे ही एक बोर्ड की पनाह पर कहीं छापेमारी नहीं कर सकते। पर आप एटलीस्ट उस लड़के के बारे में पता तो कर ही सकते हैं ना, जो हमसे पहले हमारे यहाँ रहता था, रेवा बोली। ठीक है पर अभी आप जाओ, इंस्पेक्टर ने हवलदार को रेवा को बाहर भेजने का हुक्म दिया। रेवा वापस अपने घर को आ जाती है। रास्ते में उसे चित्रा आंटी मिलती है। कैसी हो बेटी? ठीक हूँ आंटी, यहाँ वहाँ अकेले मत भटका करो। जी आंटी। रेवा अब चित्रा आंटी पर भी विश्वास नहीं कर सकती थी। अंततः उसने चुपचाप वहाँ से निकल जाना उचित समझा। रेवा का मन कर रहा था कि एक बार उस रूम में जाकर देखे कि आखिर वहाँ है क्या। भूल कर भी मत जाना, उसके पीछे से आवाज़ आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, पर जब वह सामने की ओर मुड़ी तो वही लड़का खड़ा था। मैंने भी कोशिश की थी पर उन्होंने मुझे मार डाला। मेरा शरीर उसी रूम में पड़ा हुआ है, वो मेरा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे आज़ाद कराओ। रेवा यह सब सुनकर सहम गई। वो अब तक एक भूत से बातें कर रही थी। वह तुरंत अपने घर की ओर भागी। उसने देखा कि इंस्पेक्टर अंकल उसकी माँ से कुछ बातें कर रहे थे। हाव भाव से बड़े गंभीर लग रहे थे। उन्होंने वो बोर्ड उन्हें वापस दे दिया और एक प्रश्नवाचक निगाह रेवा पर डाली और फिर चले गए। रेवा ने अपनी माँ से पूछा, इंस्पेक्टर अंकल क्या कर रहे थे? उत्तर में रेवा की माँ ने वो बोर्ड आगे कर दिया और पूछा, ये विराज कौन है? क्या? रेवा बोली। तब रेवा ने सारी बातें अपनी माँ को बताई पर उसकी माँ इन बातों पर यकीन नहीं करती थी। जाओ यहाँ से, उसकी माँ चिल्लाकर बोली। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। क्या किसी तांत्रिक या ओझा को दिखाए? क्यों ना चित्रा जी से इस मामले में बात की जाए। रेवा की माँ चित्रा जी से मिलने चली गई। रेवा अपने विचारों में गुम थी कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उस लड़के की आवाज़ आई, रेवा अपनी माँ को चित्रा राज के पास से जाने से रोको। नहीं, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, चले जाओ, खुद निपट लो। रेवा बोली, चित्रा से मैं जीत नहीं सकता, मैं चित्रा और उस तांत्रिक की बात मानने के लिए विवश हूँ। जाओ अपनी माँ को रोक लो वरना वह तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेगी। रेवा जल्दी से चित्रा आंटी के घर की ओर भागी पर तब तक देर हो चुकी थी। रेवा यह तो कह रही हैं कि उस ऊपर के रूम में कोई नहीं रहता कई सालों से, रेवा की माँ ने उससे कहा। नहीं, ये झूठ बोल रही हैं, रेवा बोली। अच्छा तो चलो मुझे दिखाओ, चित्रा बोली। उस रूम को चारों ओर से मकड़ियों के जालों ने घेर रखा था। वहाँ उनका राज था। रूम का डोर जाम हो चुका था पर थोड़ी मेहनत के बाद खुल गया। पर रूम के अंदर का नज़ारा इसके ठीक विपरीत था। अंदर चारों ओर एक भी जाले का अंश नहीं था। देख लिया, यहाँ कोई नहीं है, अब चलो, रेवा की माँ बोली। पर बाहर इतने सारे जाले हैं पर अंदर एक भी नहीं, ये कैसे? रेवा की बात अनसुनी कर दी गई। चित्रा आंटी बोली, कहीं इस पर कोई भूत प्रेत तो नहीं है? मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ, आप कहें तो कल ही चलते हैं उसके पास रेवा को लेकर। जी बिल्कुल, शुक्रिया, रेवा की माँ ने उनसे कहा। उस रूम की खिड़की से वो लड़का सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर भय और प्रसन्नता के भाव एक साथ आ रहे थे। इंस्पेक्टर ने पुलिस स्टेशन पहुंचते ही उस घर से संबंधित सभी व्यक्तियों की जानकारियां मंगवाई ताकि उस विराज के बारे में पता लगा सकें।
जो इतने दिनों से रेवा को परेशान कर रहा था। लगभग आधे घंटे तक खाक छानने के बाद भी उन्हें कुछ न मिला। लगता है ये कोई लफंगा है जो बेवजह रेवा को परेशान कर रहा है। पर क्यों? उन्होंने फिर से हवलदार से पूछा, क्या केवल इतनी ही जानकारियां थी उस घर से संबंधित? जी साहब, हवलदार बोला। ठीक है, आखिर ये हो कौन सकता है? तभी उन्हें ख्याल आया कि रेवा ने बोला था कि चित्रा राज इन बच्चों के आत्महत्या के संबंध में बहुत कुछ जानती हैं। क्यों ना इनसे कुछ पूछताछ की जाए। चलो हवलदार, हमें रेगुलर इंस्पेक्शन के लिए चित्रा राज जी के यहाँ जाना है। सर, पर केवल उनके यहाँ कुछ स्पेशल है क्या? हाँ, सुना है कि आजकल उनके घर से मुर्दे लोगों से बातें करने लगे हैं। मुर्दे? क्या बोल रहे हैं आप साहब? हवलदार बोला। हाँ, तुमने सही सुना, इंस्पेक्टर बोले। पर साहब, हम मुर्दे से कैसे पूछताछ करेंगे? वो तो हमें कभी सिखाया ही नहीं गया। इंस्पेक्टर ने उसे घूर कर देखा। वह चुप हो गया। चलो चित्रा जी के घर। जी साहब। कुछ ही देर बाद दोनों चित्रा राज के घर के सामने खड़े थे। चलो अंदर चले, इंस्पेक्टर ने कहा। साहब, मैं बाहर ही रुकता हूँ। कुछ होगा तो आप फौरन बाहर की ओर भाग आना, मैं यहीं आपका इंतजार करता हूँ। हवलदार, इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में कहा। चलो अंदर। अरे, कुछ समझ में नहीं आता इनको। भला मुर्दे से भी कोई पूछताछ करता है क्या भला? बड़ा शेरलॉक बनना है। कुछ बोला तुमने? नहीं साहब, चलिए। डोर पर पहुंचकर उन्होंने डोर बेल बजाई। चित्रा राज ने डोर खोला। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? आजकल आप इस जगह पर कुछ ज़्यादा ही इंस्पेक्शन के लिए आने लगे हैं। कल मैंने आपको रेवा की माँ से बात करते देखा था। कहीं कुछ पर्सनल दिलचस्पी तो नहीं? वो मेरा ही घर है, मैं उस घर की केयर टेकर हूँ। कहिए तो उनसे बात करूँ, वो भी सिंगल मदर है। चित्रा ने इशारे में कहा। आप कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही हैं चित्रा जी? इंस्पेक्टर ने जी पर थोड़ा जोर दिया। चित्रा हड़बड़ा गई। अरे मैं तो बस पूछ रही थी। शुक्रिया आपका, पर पूछना हमारा काम है, आपका नहीं। आपका काम केवल जवाब देना है, इंस्पेक्टर ने कड़े लहजे में कहा। कुछ समझी आप चित्रा जी? सुना है आपके यहाँ से मुर्दे लोगों को आवाज़ देते हैं, उनसे बातें करते हैं। जी, चित्रा कौतूहल से बोली। हमें जानकारी मिली है। यह सब किसने कहा आपसे? चित्रा ने गुस्से से कहा। इंस्पेक्टर नन्ही रेवा को इस मामले में नहीं खींचना चाहते थे। अंततः उन्होंने कहा कि कई लोगों ने शिकायत की है कि आपके घर की ऊपर वाले रूम की खिड़की से कोई उनसे मदद मांगता है कि मुझे चित्रा राज से बचा लो, उसने मुझे कैद कर रखा है यहाँ इस रूम में। नहीं इंस्पेक्टर, ये झूठ है, मैंने वहाँ किसी को कैद नहीं किया है। आप चाहे तो खुद चल कर देख सकते हैं, चित्रा ने कहा। लगता है यहाँ महीनों से सफाई नहीं हुई, इंस्पेक्टर बोला। जी, वो नौकर नहीं मिल रहा था, चित्रा बोली। इंस्पेक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। कितनी नकली और वाहियात है ये औरत, हवलदार ने धीरे से बोला। कुछ कहा आपने? जी नहीं, हवलदार बोला। रूम के बाहर जाले पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ गए थे। रूम का डोर अब की बार आसानी से खुल गया, पर अंदर पहुंचते ही कुछ और नजारा था। रूम अंदर पूरी तरह से सजाया गया था। रूम किसी टीनेज का लग रहा था। अंदर एक कंप्यूटर ऑन था जिस पर किसी तरह का गेम चल रहा था और कोई उस पर बैठा गेम खेल रहा था। ये कौन है इस रूम में? चित्रा हैरत से बोली। आप नहीं जानती इसे? इंस्पेक्टर ने घृणा से पूछा। नहीं, चित्रा बोली। तब इंस्पेक्टर खामोश हो गए, फिर बोले, ये विराज रघुवंशी है, विशक्राफ्ट नाम के उस गेम के डेवलपर। इसी ने उस गेम को बनाया था, पर वह गेम आपत्तिजनक कंटेंट की वजह से बंद कर दिया गया, जिसका सदमा यह बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसने आत्महत्या कर ली। उसी धुन को सुनते हुए जिसे सुनकर सारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। पर उस वक्त उस धुन में ऐसा कुछ नहीं था कि उसे सुनकर वे आत्महत्या करते, पर इसने शायद उस धुन को शापित कर दिया। बिल्कुल सही कहा तुमने इंस्पेक्टर, यही हुआ था। विराज इंस्पेक्टर और चित्रा की ओर मुड़ा। वो बहुत ही भयानक दिख रहा था। चित्रा की चीख निकल गई। चित्रा तो ये जानती भी नहीं थी कि मैं इसके घर के ऊपरी रूम में रहता हूँ। मैंने उस मूर्ख नन्ही रेवा को सारी झूठी बातें बताई जिससे उसे मैं इस्तेमाल कर सकूं। पर किसके लिए यह सब किया? उसके भाई की वजह से मुझे आत्महत्या करनी पड़ी। वो और मैं पक्के दोस्त थे।
पर उसने इस गेम को बनाने से मुझे मना किया था। वो जानता था कि इस गेम के सारे विजुअल्स असली थे और बहुत भयानक थे। उसे डर था कि कहीं इससे टीनेजर्स गलत मानसिकता का शिकार ना हो जाएं। वो मुझसे कई ज़्यादा अच्छा डेवलपर था। उसने मेरे गेम को आपत्तिजनक कह दिया, जिसकी वजह से उसे बंद कर दिया गया। उसे बनाने में मेरा बहुत वक्त लगा था। मुझे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने आत्महत्या कर ली। मैंने सबसे पहले रेवा के भाई को मारा, आगे तुम जानते हो। पर तुम मुझे यहाँ क्यों बुलाना चाहते थे? इंस्पेक्टर बोला। तुमने जैमर लगवा के मेरा काम कठिन कर दिया। अंततः तुम्हें रास्ते से हटाना जरूरी था, पर कैसे? तभी उसी वक्त रेवा यहाँ आई और तभी मुझे ख्याल आया कि क्यों ना उसका इस्तेमाल तुम्हें हटाने के लिए किया जाए। अच्छा, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? तुम केवल उस गेम की वजह से हो, इंस्पेक्टर ने उससे कहा। विराज ने कपट मुस्कान लिए उसे देखा। मैं जानता था कि तुम ऐसा ही कहोगे। मैंने इसका इंतजाम पहले से कर रखा है। तुम कहना क्या चाहते हो? इंस्पेक्टर ने कहा। समझ आ जाएगा, जरा उस मॉनिटर पर तो देखो। सभी ने उस ओर देखा। रेवा किसी अनजान खंडर की ओर बढ़ रही थी। उसके पास कुछ धारदार चीज थी जिसे वो बड़ी सख्ती से थामे हुए थी। रेवा, मेरी बात सुनो। उस खंडर में जो तांत्रिक ध्यान मगन बैठा है उसे मार डालो, वरना वह तुम्हारा हाल भी मेरे जैसा कर डालेगा, विराज ने कहा। तुम यह सब कुछ उससे कैसे करवा पा रहे हो? इंस्पेक्टर ने पूछा। चौंक गए इंस्पेक्टर। वो तो शुरू दिन से ही मेरे काबू में है। मैंने उसे अपने वश में कर लिया था जब वो यहाँ थी, और अब वो वही करेगी जो मैं चाहूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते विराज, ये गलत है, इंस्पेक्टर ने कहा। तो क्या सबने मेरे साथ किया वो सही है? विराज ने कहा। मैंने तो सिर्फ एक रियलिस्टिक गेम बनाई थी। एक तरह से वो उन सारी बुरी चीजों को दर्शाता था जो हमारे समाज में फैली थी। लोग उस काम को छुप कर करते थे, मैंने तो बस जागरूकता फैलाई थी। मेरे इरादे गलत नहीं थे। वही चीजें जब आप किसी काली किताब के रूप में लेते हैं या किसी तांत्रिक के पास जाकर कुछ करवाते हैं तो वो गलत नहीं है, पर उस विच क्राफ्ट के ऊपर गेम बनाना गलत है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी कई औरतें हैं जिन पर विच क्राफ्ट करने का झूठा आरोप लगाकर कई आपराधिक मानसिकता के लोग उन्हें जिंदा जलाकर मार डालते हैं। इन तांत्रिकों और बाबाओं के बहकावे में आकर और कई ऐसी औरतें भी हैं जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बच्चों की बलि तक दे डालती हैं। ये सब भी क्या हैवान से कम है? तो तुम क्या खुद को इनसे अलग मानते हो? यह सब अगर हैवान से कम नहीं है तो तुम खुद क्या हो? तुम जानते हो तुमने अपनी सनक में कितने बच्चों की जान ली है? तुम खुद हैवान हो जिसने उन मासूम बच्चों से उनकी मासूमियत छीन ली, इंस्पेक्टर बोला। पर अभी तो बहुत कुछ बाकी है इंस्पेक्टर। तुम रेवा को भूल गए? मैं उसे नहीं मारूंगा, पर उसे खुद मुजरिम बनने पर मजबूर कर दूंगा। और अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो फौरन इन सारे जैमर्स को यहाँ से हटवाओ ताकि यह गेम फिर से शुरू हो सके। मेरे फैंस वेट कर रहे हैं। विराज कपट भरी हंसी हंसा। क्या सोच रहे हो इंस्पेक्टर? तुम्हारे पास रेवा के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। ठीक है, इंस्पेक्टर धीरे से बोले, पर यहाँ से मैं उनसे संपर्क नहीं कर पाऊंगा। मुझे कमिश्नर साहब से इस विषय पर बात करनी होगी। अच्छा, और तब तक मैं यहाँ बैठकर मटर छीलूं? विराज ने गुस्से में कहा। देखो, यह सब ऐसे ही नहीं हटाए जा सकते, इंस्पेक्टर ने कहा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इस लड़की को मुजरिम बनने से कोई नहीं रोक सकता, विराज ने गुस्से से कहा। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, इंस्पेक्टर अब सोचने लगा। इधर रेवा कुछ भी सोच पाने की हालत में नहीं थी। वो बस किसी का ऑर्डर फॉलो किए जा रही थी। इन सब के इतर वहाँ सूखे पत्तों की आवाज़ से तांत्रिक सतर्क हो चुका था कि कोई उसके पास आ रहा है। किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का संचार उसने अपने आसपास होता हुआ महसूस किया। तभी उसका ध्यान अंधेरे में खड़ी हुई एक लड़की पर गया जो रेवा थी। तांत्रिक फिर भी मौन बैठा रहा जब तक रेवा उसके ठीक सामने आकर खड़ी नहीं हो गई। आओ रेवा, बैठो। तुम्हें विराज ने भेजा है ना मुझे मारने के लिए, क्योंकि उसने तुम्हें बताया है कि विराज को मैंने मारा है और अब तुम और तुम्हारी माँ को भी मैं मार दूंगा। रेवा चुपचाप सुनती रही। तांत्रिक ने आगे कहा कि क्या उसने तुम्हें यह नहीं बताया कि तुम्हारे भाई को उसी ने मारा है? क्या? रेवा को एकदम से झटका लगा। वह वहीं बैठ गई। कुछ वक्त के लिए विराज का संपर्क उससे टूट गया। रेवा के मुंह से अचानक ही निकल गया, तुम्हें कैसे पता?
अभी तो तुम्हें बहुत से राज जानने हैं विराज और चित्रा उर्फ संध्या मल्होत्रा के बारे में। रेवा, गोल घेरे के बीचों बीच बैठ जाओ। तांत्रिक के अपने सामने राख से बने गोल घेरे की ओर इशारा किया। वहां तुम सुरक्षित हो। वह तुम्हें इस घेरे के अंदर वश में नहीं कर पाएगा। वैसे भी वह केवल एक छलावा मात्र है। उसके आड़ में खेल तो कोई और ही खेल रहा है। कौन है वो? रेवा गुस्से से बोली। सब्र करो, अभी पता चल जाएगा, तांत्रिक ने कहा। तुम चित्रा राज उर्फ संध्या मल्होत्रा को कब से जानती हो? क्या ये क्या चक्कर है? चित्रा राज उर्फ संध्या मल्होत्रा, उनका नाम तो चित्रा राज है। वो हम जहाँ रहते हैं उसकी केयर टेकर हैं और हमारी पड़ोसी भी, रेवा ने कहा। बस इतना ही? तांत्रिक ने पूछा। हाँ, और उन्हीं के यहाँ मैंने विराज के भूत को पहली बार देखा और तब से यह सिलसिला शुरू हुआ। मुझे उन पर शक था कि वो कुछ छुपा रही हैं और तब मुझे विराज ने बताया कि चित्रा उर्फ संध्या आंटी और एक तांत्रिक ने उसे वहां मारकर उस रूम में उसकी आत्मा को कैद करके रखा है। जाहिर है वो जिस तांत्रिक की बात कर रहा था वो तुम थे, पर तुम तो कुछ और ही कह रहे हो, रेवा बोली। तब तांत्रिक ने कहा कि जब तुम उस रूम के बाहर थी जहाँ से विराज तुम्हें दिखता था, वो बाहर चारों तरफ जाले लगे हुए थे। बहुत गंदगी थी, पर रूम के अंदर ना जाले थे ना ही किसी प्रकार की गंदगी। जबकि चित्रा उर्फ संध्या ने कहा था कि उसने महीनों से उस रूम के अंदर की तो क्या बाहर तक की सफाई नहीं कराई थी, नौकर ना मिलने की वजह से। तो फिर रूम के अंदर किसी तरह की गंदगी क्यों नहीं थी, जबकि वह तो महीनों से बंद था? हाँ, हमने देखा था, रेवा बोली। उस वक्त चित्रा उर्फ संध्या आंटी भी हमारे साथ थी और बहुत अच्छा नाटक कर रही थी, तांत्रिक ने कहा। रेवा पूछने लगी, आखिर संध्या मल्होत्रा या चित्रा राज आखिर है कौन और वो हमसे आखिर चाहती क्या है? उसे तुमसे नहीं तुम्हारे भाई से चिढ़ थी। संध्या मल्होत्रा उस कंपनी में तुम्हारे भाई की हेड थी जहां विराज भी गेमिंग डेवलपर के तौर पर काम करता था। जब विराज ने इस गेम को बनाने का प्रस्ताव रखा था तो तुम्हारे भाई ने इस सिरे से ठुकरा दिया, पर संध्या ने उसे सहमति दे दी थी और इन्वेस्ट भी करने को तैयार थी। पर तुम्हारे भाई ने इसकी शिकायत कर दी थी, जिसकी वजह से संध्या को उस कंपनी के हेड से हटाकर तुम्हारे भाई को उसकी जगह कंपनी का हेड बना दिया गया। इधर गेम पर एक्सट्रीमली वायलेंट कंटेंट की वजह से उसे बीच में ही बंद कर दिया गया, क्योंकि वो असली विच क्राफ्ट और शैतान के आह्वान को बढ़ा देता था। उसमें जो भी टास्क दिए जाते थे उन्हें असल में पूरा करना होता था। अंततः सबने उस गेम को बंद करने पर समर्थन जताया, जिससे विराज बहुत दुखी था। अंततः उसने तुम्हारे भाई से बात करनी चाहिए, पर उसने एक ना सुनी। उसने उसे दूसरे गेम्स डेवलप करने की बात कही, पर इस गेम को छोड़ देने को कहा, पर उसने तुम्हारे भाई की बात नहीं मानी। गेम पूरी तरह डेवलप हो चुका था। विराज उसे रात दिन पूरा करने में लगा रहता था, पर वो यह बात बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने आत्महत्या कर ली। संध्या ने उस वक्त तक कई तरह की काली शक्तियां हासिल कर ली थी मुझसे, तांत्रिक ने कहा। आपसे? रेवा बोली। हाँ, उसने मुझसे भी झूठी बातें बताकर इन शक्तियों को सीखने के लिए बाध्य कर दिया था। मुझे भी ये बात बाद में पता चली, पर तब तक देर हो चुकी थी। संध्या ने अपना बदला ले लिया था। उस गेम के बहाने उसने यह गेम तुम्हारे भाई को खेलने के लिए बाध्य कर दिया। उसने उस गेम को सिर्फ गेम ना रहने देकर सारे टास्क सच में किए जाने वाले शैतान के आह्वान से बदल दिए थे, जिसकी वजह से वो गेम अब शैतान को बुलाने का जरिया बन गया है। जिसकी वजह से अब तांत्रिक चुप हो गया। वो रेवा को देख रहा था जो गुस्से में लग रही थी। उस वक्त मेरी भी हालत तुम्हारी तरह थी। संध्या जितने ज्यादा बच्चों की बलि देगी उसकी शक्तियाँ उतनी बढ़ेगी और शैतान का इस दुनिया में आने के लिए प्रसन्न हो। तुम उसकी आखिरी बलि हो, पर वो तुम्हें बाकी सब की तरह नहीं मार सकती थी, कारण मैंने इस शहर से उसके बाहर जाने का मार्ग बाधित कर दिया था और बची कुची कसर यहाँ के जैमर्स ने कर दी थी, जिसकी वजह से कोई भी उस गेम को ना खेल पा रहा था और ना ही उस शैतानी धुन को किसी भी गेम खेलने वालों को अपना शिकार बनाने का मौका मिला। पर अब उसने जरिया ढूंढ लिया है, हमें अब उसे रोकना होगा। पर कैसे? रेवा ने पूछा। जवाब तुम्हारे पास है रेवा, तांत्रिक ने कहा। तुम उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो है जो शैतान को अपनी मुक्ति के लिए चाहिए। क्या? रेवा ने पूछा। निस्वार्थ दया, तांत्रिक ने कहा। मैं कुछ समझी नहीं।
वक्त आने पर समझ जाओगी। चलो अभी हमें उसे रोकना है। नहीं, अगर उसने मुझे फिर से वश में कर लिया तो? रेवा ने पूछा। नहीं कर पाएगी, तांत्रिक ने रहस्य में मुस्कान के साथ कहा। इंस्पेक्टर सोच ही रहा था कि क्या किया जाए, तभी उसका ध्यान चित्रा पर गया, जो वहां थी ही नहीं। अरे चित्रा जी तो हमारे साथ ही थी, इसी रूम में आई थी, तो अब कहाँ चली गई? यहाँ तो सिर्फ मैं और हवलदार हैं, और ये हवलदार भी बेहोश पड़ा है। तो चित्रा जी आखिर कहाँ चली गई, और वो भी विराज से बचकर? उसका ध्यान अभी तक रूम में बने एक अजीब तरह के घेरे पर गया, जो किसी विच क्राफ्ट में बनाया जाता है। अभी उसका ध्यान इन सब पर था, तभी उसके पीछे किसी ने जोरों से वार किया। बहुत सोचते हो तुम इंस्पेक्टर। पीछे से किसी महिला की आवाज आई, पर इंस्पेक्टर पीछे मुड़ न सके, वो बेहोश हो चुके थे। मालिक इनका क्या करना है? अभी तो हमारा काम भी पूरा नहीं हुआ है, विराज बोला। इसकी चिंता मत करो, इन सबको भी वहीं पहुंचा देंगे जहां रेवा के भाई को पहुंचाया था। पर अभी रेवा का कुछ करना पड़ेगा। उसे उस तांत्रिक की मदद से सब पता चल चुका है, और मेरा सम्मोहन भी उस पर से टूट चुका है। अब क्या करे मालिक? विराज ने कहा। कुछ तो करना होगा, नहीं तो मेरा सारा गेम खराब हो जाएगा। पर अब तो वो तांत्रिक भी उसके साथ है। अंततः हमें जो भी करना है चालाकी से करना होगा, संध्या उर्फ चित्रा बोली। पर अब हम कर क्या सकते हैं मालिक? विराज ने कहा। तभी संध्या उर्फ चित्रा वहसी हंसी हंसी। रेवा और वो तांत्रिक जब तक चित्रा के घर पहुंचे रात हो चुकी थी। चारों ओर अंधेरा था। आज स्ट्रीट लाइट भी नहीं जली थी। बारिश की वजह से झिंगुरू की आवाज चारों ओर सुनाई पड़ रही थी। टॉर्च की रोशनी में वो चित्रा राज के घर पहुंच चुकी। सारे घरों की लाइट्स गई हुई थी। अंततः रेवा को भय लग रहा था, क्योंकि वो अंधेरे से डरती थी। फिर भी उस तांत्रिक की मौजूदगी में उसने डोर बेल बजाई, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अरे लगता है डोर अनलॉक है। रेवा ने डोर को पुश करना चाहा, पर तांत्रिक ने उसे मना कर दिया। ठहरो रेवा, मुझे देखने दो, ये उनकी कोई चाल हो सकती है। तांत्रिक ने बिना डोर को छुए ही किसी तिलिस्म शक्ति से उसे जैसे ही खोला, ऊपर से दो तलवारें विपरीत दिशा में लहरा गई। अगर रेवा ने उस डोर को खोला होता तो उसका क्या हाल होता? यह सोचकर ही उसकी घिघी बंद गई। क्या सोच रही हो रेवा? तांत्रिक ने पूछा। मैं सोच रही थी कि रेवा बोलने ही जा रही थी कि बीच में ही एक आवाज ने उसकी बात को काट कर कहा, रेवा ज्यादा सोचने में वक्त बर्बाद मत करो। जितना तुम सोचने में वक्त गवाओगी, उतना ही अपने माँ की जिंदगी को खतरे में डालोगी। क्या किया है तुमने मेरी माँ के साथ? रेवा गुस्से में चिल्लाई। चिल्लाओ मत रेवा, पीछे से विरान ने कहा। अगर तुम मेरी मालिक का काम कर देती तो तुम्हें शांत मौत मिलती, पर तुमने हमारी बात नहीं मानी, चित्रा उर्फ संध्या मल्होत्रा ने कहा। तुम नहीं बचेगी चित्रा राज उर्फ संध्या मल्होत्रा, रेवा ने व्यंग से कहा। तुम तो सब कुछ जान चुकी हो रेवा। अब आगे तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम अपनी माँ को बचाना चाहती हो या फिर। रेवा बोली, क्या करना होगा मुझे? मैंने इस पूरे घर को अपने तिलिस्म से गेम की तरह बना दिया है। थैंक्स टू तिलिस्म। संध्या ने तांत्रिक की ओर तिरछी नजर डाली। संध्या, तुम इतनी घटिया हरकतें करोगी मुझे पता नहीं था, पर जिस तरह से उन बच्चों की हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ, मुझे लगा था कि इन सब में तुम्हारा हाथ है। पर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हम तुम्हें दिए वचन से बंधे थे कि हम तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे। संध्या कपट भरी हंसी हंसी। आपकी गलती थी, आपने बिना विचारे ही मुझे वचन दे दिया। रेवा, मैं इस तिलिस्म में तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, पर मैं ये अपना सिद्ध कवच तुम्हें देता हूँ, जिसकी वजह से कोई दुष्ट शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। जाओ। रेवा आगे बढ़ी, पर उस पर आसपास से कई तरह के अस्त्र शास्त्र हमला करने लगे, पर उस कवच की वजह से उसे कुछ नहीं हुआ। वो थोड़ा आगे बढ़ी थी कि उस पर चारों ओर से आग के बड़े बड़े गोले बरसने लगे। वह जोरों से चीखने लगी, पर उस पर उसका कोई असर नहीं हुआ। अब आखिरी राउंड आ चुका था। रेवा के सामने एक डोर था। रेवा ने जैसे ही उस डोर को खोला, अंदर बहुत अंधेरा था, पर रेवा ने हिम्मत करके जैसे ही अंदर प्रवेश किया, डोर बंद हो गया और वहां हल्की सी धुंध उठी और रेवा को एक चेहरा दिखाई दिया। उसे अपने आप पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह उसका भाई था, जिसे संध्या मल्होत्रा की वजह से रेवा को खोना पड़ा था। पर रेवा ने खुद को संभाला, क्योंकि उसे विराज भी छल चुका था, जो एक छलावा था। क्या सोच रही हो? मैं तुम्हारा भाई हूँ, पर मैं कैसे मान लूँ? कोई ऐसी बात बताओ जो सिर्फ मैं और मेरा भाई जानते हैं।
तुम्हें रात को टेलीस्कोप से ऊपर आसमान को देखना बहुत पसंद है। तुम हमेशा ध्रुव तारे को ढूंढती हो। ये सच है, रेवा बोली। और ये टेलीस्कोप मैंने तुम्हें दिया था जब तुम फर्स्ट आई थी। किस चीज में? रेवा ने पूछा। अपनी कक्षा में। रेवा उसे देखने लगी। फिर कुछ देर बाद उसने कहा कि ये मेरे भाई ने मुझे पेंटिंग कंपटीशन में फर्स्ट आने पर दिलाई थी, जिसने मैंने अंतरिक्ष की ड्राइंग की थी। अब वो छलावा पहले विराज के रूप में आया, फिर अपने वास्तविक रूप में आ गया, जो किसी धुंध की तरह हवा में उड़ रहा था। रेवा को छूते ही वो जलकर भस्म हो गया। रेवा अब संध्या के सामने खड़ी थी, जिसने उसकी माँ, इंस्पेक्टर और हवलदार को बंधक बनाकर रखा था। उसने रेवा को मारना चाहा, पर मार ना सकी। उस सुरक्षा यंत्र की वजह से जैसे ही उसने अगला वार किया, वो तांत्रिक रेवा के सामने आ गया और संध्या की मारन शक्ति का वार वापस उसी पर जा पड़ा और वो धू धू कर कर जलने लगी। तांत्रिक ने कहा कि संध्या, शायद तुम्हें नहीं पता कि तुम उस पर अपनी शक्तियों का प्रभाव नहीं डाल सकती, जिससे तुमने शक्तियाँ ली हैं। अब रेवा ने सबको मुक्त कराया और उस तिलिस्म से बाहर निकल आए। उनके बाहर आते ही सारा तिलिस्म गायब हो गया। उस तांत्रिक ने अपने आप में कहा, यही निस्वार्थ दया की देवी है। यह अपनी पहली बाधा पार करने में सफल हो गई। इसका मतलब माइकल ने भी धरती पर दूसरा जन्म लिया है। अब तक उसको भी इसकी भनक लग चुकी होगी। उसने रेवा को शाबाशी देते हुए वो सिद्ध यंत्र रेवा को अपने पास रखने के लिए कहा। पर क्यों? ये आपका है, रेवा ने तांत्रिक से कहा। ये तुम्हें आगे बहुत काम आएगा। तुम इतिहास की एक महान घटना की साक्षी बनने वाली हो। ये तुम्हारी मदद करेगा, पर मैं आपके जैसी नहीं हूँ। जानता हूँ तुम हम जैसी नहीं, हम जैसों से कहीं ऊपर हो। आप जैसों से मतलब? अभी हम तुम्हें नहीं बता सकते, कहकर साधु ने एक तिलिस्म द्वार खोला। कुछ भी करना, पर गलती से भी उसे इस दुनिया में मत आने देना। बस इतना ही कहकर वह उसमें समा गए। रेवा उन्हें देखती रही। तभी रेवा को एक झटका लगा। वो यहाँ आना चाहता है। उसके अंदर एक आवाज गूंजी। कौन आना चाहता है? रेवा ने पूछा। लूसीफर मॉर्निंग स्टार। ये कौन है? रेवा अपने आप से बातें कर रही थी। अब सभी उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई पागल हो। रेवा ने चिल्लाकर फिर पूछा, ये कौन है? कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। कौन है ये लूसीफर मॉर्निंग? अकॉर्डिंग टू बाइबल ही इज द किंग ऑफ हेल, इंस्पेक्टर ने कहा। मतलब रेवा ने इंस्पेक्टर से पूछा, हम सभी उसे शैतान के तौर पर जानते हैं क्या? रेवा बोल पड़ी। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की कहानी कैसी लगी। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी कहानी मुझे भेजनी है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। मैं उन पर भी कहानी ज़रूर बनाऊंगा। तो दोस्तों, मैं आप सभी से मिलता हूँ ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।